सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण, अल्पसंख्यक विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान, वक्फ प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, इमामों को 6000 रुपए प्रति महीने देने का प्रावधान। ये और इस तरह के कई और प्रावधान किसी इस्लामिक मुल्क के किसी प्रांत में नहीं बल्कि कर्नाटक के बजट में किए गए हैं। कर्नाटक के इस बजट के बारे में एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है, आधुनिक मुस्लिम लीग है। सवाल है कि क्या कांग्रेस मुस्लिम लीग जैसी राजनीति पिछले कुछ वर्षों से करने लगी है या फिर आजादी के बाद से ही ऐसी राजनीति करती आ रही है। देश के राजनीतिक इतिहास की विवेचना अगर करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस की राजनीति लगभग इसी तरह की रही है। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान ले लिया था, जिन्ना अपनी पार्टी को पाकिस्तान ले गए थे। ऐसे में हमारे देश में जो कांग्रेस थी उसने जिन्ना की मुस्लिम लीग की जगह ले ली। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, स्वतंत्रता से पहले देश में मुख्यतः दो राजनीतिक दल थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। जैसे जैसे ये स्पष्ट होता गया कि अंग्रेज देश छोड़कर जाने वाले हैं, वैसे वैसे जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अपने लिए अलग पाकिस्तान की मांग तेज कर दी। मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा तर्क ये था कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, वह सिर्फ हिंदुओं का नेतृत्व करती है, इसलिए हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। इधर देश में कांग्रेस पार्टी रह गई और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भी रह गए जो कि पाकिस्तान नहीं गए। ऐसे में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में 180 डिग्री का परिवर्तन आया। अभी तक जो पार्टी देश की बात करती थी, अब गांधी नेहरू के नेतृत्व में वही पार्टी मुस्लिमों की बात करने लगी, जो काम अब तक जिन्ना की मुस्लिम लीग करती थी। तो कह सकते हैं कि यहीं से कांग्रेस का मुस्लिम लीगीकरण शुरू हो गया था, जो आज तक, जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को सरकारी ठेकों में आरक्षण दिया है या फिर मुस्लिमों के लिए अलग बस्तियां बनाने का प्रावधान किया है, तब तक चल रही है। खैर, हम मुद्दे पर वापस लौटते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद लीगीकरण के क्रम में कांग्रेस ने अपने बड़े हिंदू नेताओं का भी तिरस्कार करना, उन्हें किनारे करना शुरू कर दिया। 1946 में सरदार पटेल को महात्मा गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने दिया था। पटेल के समर्थन में 15 में से 12 स्टेट कमेटीज थी, नेहरू के समर्थन में एक भी नहीं थी। इसके बावजूद महात्मा गांधी ने नेहरू को अध्यक्ष बन जाने दिया। कारण था कि पटेल मुस्लिम तुष्टीकरण के पक्षधर नहीं थे। पटेल हिंदुओं से संबंधित मुद्दे उठाने से हिचकते नहीं थे। कह सकते हैं कि कांग्रेस, जो कि मुस्लिम लीग बन रही थी, उसने पटेल को हिंदू होने की सजा दी। नेहरू ने 1950 में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ भी यही किया। टंडन को कांग्रेस में सॉफ्ट हिंदुत्व समूह का समझा जाता था। वे धर्मांतरण विरोधी अभियान भी चलाते थे। ऐसे में नेहरू नहीं चाहते थे कि वे अध्यक्ष बने, लेकिन टंडन अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए। इसके बाद नेहरू ने उन्हें काम नहीं करने दिया और मजबूरी में टंडन को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद एक तरह से उनका सक्रिय राजनीतिक करियर खत्म हो गया। नेहरू ने कर दिया। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस में ऐसे जितने भी नेता थे जो हिंदुओं की बात क्या करते थे, हिंदू धर्म की बात करते थे या फिर स्वयं को गर्व से हिंदू कहते थे, उन्हें इसी तरह से किनारे कर दिया गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये तो कुछ भी नहीं है। मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, वे धर्मांतरण के सख्त विरोधी थे और हिंदू पहचान पर गर्व किया करते थे। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें पुरातनपंथी कहा जाता था, उनकी आलोचना की जाती थी। इतना बड़ा कद होने के बावजूद उन्हें किनारे कर दिया गया। इसके पीछे का कारण वही है कि जब पार्टी मुस्लिम लीग की राजनीति कर रही है, फिर उसमें आप हिंदुओं की बात कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस की इसी राजनीति से त्रस्त आकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बड़े नेता ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। ध्यान से समझिए, आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है और उस राजनीति के आधार पर उसे नई मुस्लिम लीग कहा जाता है, दरअसल स्वतंत्रता के बाद से ही पार्टी वैसी ही राजनीति करती आ रही है। इसकी जड़ें स्वतंत्रता के बाद नेहरू की कांग्रेस ने जैसी राजनीति की उसी में है। मजे की बात यह है कि मुस्लिम लीगीकरण के क्रम में सिर्फ हिंदुओं की बात करने वाले नेताओं को ही नेहरू ने किनारे नहीं किया, बल्कि जितने समाजवादी नेता थे उनमें से ज्यादातर को राजनीति में हाशिए पर धकेल दिया। दरअसल समाजवादी नेता नेहरू की नीतियों के कटु आलोचक थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भी किनारे कर दिया। आचार्य जेबी कृपलानी हो, नरेंद्र देव हो, राम मनोहर लोहिया हो या फिर मधु लिमय हो, इन सभी नेताओं को कांग्रेस ने किनारे किया। इसका असली कारण हमें लोहिया के बयान में मिलता है। 1963 में लोहिया ने हैदराबाद में कहा था कि मुसलमान एक तरफा वोट करता है, वो अलग अलग पार्टियों में नहीं टूटता, जबकि हिंदू अलग अलग पार्टियों में टूटकर वोटिंग करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 1963 के बाद के वर्षों में अलग अलग नेता बार बार इस तरह की बातों को कहने लगे थे। 1967 में जब संयुक्त विधायक दल बना, तब कांग्रेस की इस मुस्लिम लीगी राजनीति का भांडाफोड़ होना शुरू हुआ। जनता के बीच संयुक्त विधायक दल के नेता स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर बोलने लगे। इससे समझा जा सकता है कि सिर्फ जनसंघ ही नहीं बल्कि लोहिया और दूसरे समाजवादी नेता भी ये बात जानने और समझते थे कि कांग्रेस के तुष्टीकरण के ही कारण मुस्लिम वोट एक तरफा कांग्रेस को पड़ता है।
तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद से ही कांग्रेस पार्टी इस तरह से मुस्लिमों के लिए काम करती रही है। मुस्लिम भी एक तरफा कांग्रेस को वोट देते रहे। बाद के वर्षों में भी यही क्रम चलता रहा। जैसे 1971 में पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद भी देश को कुछ हासिल नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी ने बिना शर्त पाकिस्तान के सभी कैदी सैनिक लौटा दिए। शिमला समझौते को भारत की हार बताया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य शायद मुस्लिमों को खुश करने का था। कहते हैं कि इंदिरा गांधी के पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने से मुस्लिम खुश नहीं थे। इंदिरा ने पाकिस्तान को तमाम रियायत देकर उनकी नाराजगी को कम किया था। इसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, वक्फ एक्ट हो, शाहबानो मामला हो या फिर ऐसे और कई मामले, लगातार कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में लगी रही। मुस्लिम लीग की भूमिका उन्होंने पूरी तरह से निभाई। साल 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनी, तब सोनिया गांधी ने कांग्रेस को पूरी तरह से मुस्लिम लीग में कन्वर्ट कर दिया। साल 2006 में कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के एक नए मंत्रालय का गठन कर दिया। मौलाना आजाद छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। मुस्लिमों को आरक्षण देने की संभावनाएं तलाशने के लिए रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर आयोग बनाया गया। मुसलमानों के लिए मजहबी आधार पर आरक्षण की बात की गई और कुछ राज्यों में ओबीसी कोटे में से मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देकर वहां अनुसूचित जाति जनजाति के कोटे को किया गया। सांप्रदायिक हिंसा विधेयक पारित कराने का प्रयास किया गया, जिसमें केवल बहुसंख्यक समुदाय को दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रावधान था। हालांकि ये विधेयक कभी पारित नहीं हो पाया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का बजट कई गुना बढ़ा दिया गया। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अलग 15 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए। इस सबसे एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने कह दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. आपने देखा मनमोहन सिंह ने जो कहा था, आज कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार है वहां वे उसी को लागू करते दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि कर्नाटक के बजट में मुस्लिमों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। राज्य के सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिमों के लिए आरक्षण दिया गया है। दोस्तों, कांग्रेस ने वर्षों तक इसी तरह से मुस्लिम लीगी राजनीति की है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, जागरूकता बढ़ी, तब लोग समझे कि सही मायनों में स्वतंत्रता के बाद ही कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। आज कांग्रेस की सच्चाई हम सभी जानते हैं, समझते हैं। यही कारण है कि अब वे दूसरी तरह की राजनीति करते हैं। आज उनकी राजनीति स्पष्ट है कि मुस्लिम वोट तो फिक्स है ही, ऐसे में जो हिंदू वोट है उसे जातियों में बांटो। यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि राहुल गांधी जाति की राजनीति से नीचे नहीं उतरे। जाति के नाम पर एक झूठा नैरेटिव चलाया, एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया। अलग अलग जातें बना रखी हैं। दलित के दलित पिछड़े, रेलवे के महादलित हो आप। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है। ओबीसी क्या है मुझे बताओ? लोअर कास्ट। ये पिछड़ी जात का है। आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है, वो ओबीसी है। शायद इसमें कुछ हद तक वे सफल भी रहे, तभी लोकसभा में उनकी कुछ सीटें बढ़ गई। ऐसे में आज जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने बजट में मुस्लिमों के लिए तमाम प्रावधान किए हैं, तब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कांग्रेस की ये कोई नई नीति है। दरअसल स्वतंत्रता के बाद से ही कांग्रेस पार्टी इस तरह की मुस्लिम लीगी राजनीति करती आ रही है। कांग्रेस की मुस्लिम लीगी राजनीति पर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।